जहां एक तरफ आम्रपाली बीमार लोगों को ठीक कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में सम्राट खुद बीमार पड़ चुके थे। लेकिन बीमारी के आते ही लोगों ने उनका साथ देना भी छोड़ दिया था। उनके दास और राज्यवैद्य भी उन्हें अकेला छोड़कर उनके कक्ष से बाहर चले गए थे। सम्राट के पास अब कोई नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। जब राजमाता को इस बात की खबर मिली तो वो भागते हुए सम्राट के कक्ष में आई। सम्राट को अकेला पाकर उन्हें अपने ही लोगों पर क्रोध आने लगा। वो भड़कते हुए कहती हैं, जिनके लिए बिंबिसार हमेशा लड़ते आए हैं, आज मुश्किल वक्त में लोगों ने उन्हें भी अकेला छोड़ दिया। अब राजमाता बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कुछ विचार करके तुरंत उनके कक्ष से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रानी कौशला देवी अपने कक्ष में थी। जब से बीमारी के बारे में उन्हें पता चला था, उन्होंने खुद को कक्ष में कैद कर लिया था। तभी त्रिलोक सिंह अपने हाथ में एक काले रंग की चादर लिए उनके पास पहुंचा। त्रिलोक सिंह के आते ही कौशला देवी ने उनसे कहा, भाई क्या ये सच है कि महल में बीमारी आ चुकी है? रूपमती ने बताया कि महल के किसी सैनिक को वो बीमारी हुई है। कौशला देवी के सवाल पर त्रिलोक सिंह ने जवाब देने के बजाय सबसे पहले उनके कक्ष का द्वार बंद किया ताकि उनकी बातें कोई और न सुन ले। इसके बाद वो कौशला देवी से कहता है, हाँ ये सत्य है, लेकिन सिर्फ उसे ही ये बीमारी नहीं हुई है। क्या कह रहे हो? सिर्फ उसे ही नहीं हुई है? मतलब किसी और को भी वो बीमारी हुई है? कौशला देवी ने दुविधा भरे शब्दों में पूछा। तो त्रिलोक सिंह ने अपने हाथ में रखी चादर कौशला देवी के हाथों में थमा दी और कहा, अब आप इसे ओढ़ कर रखिएगा ताकि वो बीमारी आप तक ना पहुंच पाए। कौशला देवी ने वो चादर ले तो ली थी, लेकिन अभी भी उनके सवाल का जवाब नहीं मिला था उन्हें। वो जोर देते हुए कहती है, अब बताएंगे भी, आखिर महल में उसके अलावा किसको बीमारी हुई है? त्रिलोक सिंह ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, सम्राट बिंबिसार को। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कौशला देवी हैरान थी। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त सम्राट है कहाँ? तो त्रिलोक सिंह ने कहा, अपने कक्ष में ही है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। त्रिलोक सिंह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी कौशला देवी के कक्ष का द्वार खटखटाने की आवाज आई। उस आवाज को सुन रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह दोनों ही हड़बड़ा गए थे। लेकिन कौशला देवी ने द्वार खोलने से पहले ही अंदर से आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है? तब एक सैनिक ने जवाब दिया, रानी कौशला देवी, राजमाता आपसे मिलना चाहती हैं, अभी इसी वक्त। ये सुनकर कौशला देवी चिढ़ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यहाँ बीमारी फैली हुई है और राजमाता को मिलने मिलाने की पड़ी है। जब सम्राट को बीमारी हो सकती है तो हमें क्यों नहीं? भले ही राजमाता से आज हम डांट खा लें, लेकिन कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे। ये बोलकर उन्होंने ऊंचे स्वर में उस सैनिक से कहा, जाओ जाकर राजमाता से कह दो कि हम अभी उनसे नहीं मिल सकते। कह देना कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपनी बात कहकर रानी कौशला देवी जैसे ही चुप हुई, कक्ष के बाहर से जवाब आया, अच्छा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बताया क्यों नहीं? अब द्वार खोलो, हम भी तो देखें क्या हुआ है तुम्हें। यह आवाज राजमाता की थी, जिसे सुनकर रानी कौशला देवी के प्राण गले में आकर अटक गए। त्रिलोक सिंह भी घबरा गया था। वो अचंभित होते हुए धीमे स्वर में कहता है, राजमाता तो सम्राट के पास थी, वो यहाँ क्या कर रही हैं? कौशला देवी ने घबराते हुए जवाब दिया, वो सब बाद में सोचेंगे भाई, लेकिन पहले आप कहीं छुप जाइए। यदि वो आपको यहाँ देख लेंगी तो आफत आ जाएगी। कौशला देवी की बात सुनकर त्रिलोक सिंह जल्दी से छुपने की जगह ढूंढने लगा। तभी कौशला देवी ने अपना एक बड़ा सा संदूक खोला और उसमें त्रिलोक सिंह को छुपने के लिए कहा। त्रिलोक सिंह झट से उसके अंदर छुपकर बैठ गया। संदूक में कई सारे छिद्र थे, जिसकी वजह से बाहर का सारा नजारा दिख सकता था। उसके छुपते ही रानी कौशला देवी तेजी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे के पास आकर सबसे पहले उसने खुद को संभाला और फिर हिम्मत करके द्वार खोल दिया। दरवाजे के ठीक सामने राजमाता खड़ी थी और उदासीन नजरों से कौशला देवी की तरफ देख रही थी। राजमाता को देखकर कौशला देवी ने जानबूझकर अस्वस्थ होने का बहाना किया और बीमार स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा राजमाता, जब से वापस लौटे हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजमाता उसे जवाब देने के बजाय लगातार देखे जा रही थी। उनकी नजरों से कौशला देवी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो बार बार इधर उधर देखकर उनसे नजरें चुरा रही थी। तब राजमाता अपनी तेज तर्रार अंदाज में उसके कक्ष में आई और चारों तरफ ध्यान से देखने लगी।
संदूक के अंदर छुपा त्रिलोक सिंह भी डर रहा था कि कहीं राजमाता उसे पकड़ न ले। तब कौशला देवी ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाते हुए पूछा, राजमाता आपको कुछ चाहिए था क्या? उसके सवाल पर राजमाता ने कमरे से ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ चाहिए नहीं था। देख रहे हैं आखिर तुम्हारे कक्ष में ऐसा क्या है जो तुम इसे छोड़कर नहीं जा पा रही हो? ऐसे तो बिना बताए गई थी गांधार नरेश के पास। राजमाता की बात से कौशला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर नीचे झुका लिया था। के बाद राजमाता ने सीधे सीधे सपाट लहजे में कहा, अब अगर तुम्हारी लीलाएं समाप्त हो गई हो तो बीमार होने का ढोंग खत्म करो कौशला देवी। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम इस कक्ष से बाहर क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन बिंबिसार को अपनी दोनों रानियों की आवश्यकता है। ये बोलकर राजमाता ने ना चाहते हुए भी कहा, सम्राट बिंबिसार बीमार है कौशला देवी, और इस वक्त उन्हें अपनी पत्नियों की आवश्यकता है जो कि उनका ध्यान रख सके और उनकी सेवा कर सके। इसलिए अपने आरामदायक कक्ष से बाहर निकलकर सम्राट के पास जाइए। राजमाता सम्राट की सेवा के लिए कौशला देवी के पास आई थी। ये सुनते ही कौशला देवी के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी थी। उसका गला सूखने लगा था क्योंकि वो जानती थी कि सम्राट को कौन सी बीमारी हुई है। उसने अपने मन में कहा, जब भी पत्नी धर्म की बात आती है राजमाता को हम ही नजर आते हैं। सम्राट ने सिर्फ हमसे ही तो विवाह नहीं किया है, राजमाता को चेलना के पास भी तो जाना चाहिए था ना। कब से हमें ही मारना चाहती हैं। कौशला देवी के चेहरे के भाव राजमाता ध्यान से देख रही थी, जिसे देखकर राजमाता के चेहरे के भाव साफ समझ में आ रहे थे कि वो कौशला देवी के मन की बात पढ़ रही हैं। अगले ही पल उन्होंने कौशला देवी से कहा, हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले हम रानी चेलना के पास भी गए थे। वो अभी मंदिर गई हैं, लेकिन इस वक्त सम्राट को अपनी पत्नियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इतना कहकर राजमाता रुकी और कौशला देवी को ताना मारते हुए कहा, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपको मंदिर या कहीं और नहीं जाना है तो चलकर बिंबिसार के पास बैठिए। अपनी पत्नियों को अपने साथ देखकर बिंबिसार को अच्छा लगेगा। राजमाता के सामने कौशला देवी उनकी आज्ञा मानने से मना नहीं कर सकती थी, और इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बहाना बनाए कि सम्राट के पास वो ना जाए। जहां राजमाता सम्राट की दोनों पत्नियों को सम्राट की सेवा करने के लिए बोल रही थी, तो वहीं बिना किसी के बोले ही आम्रपाली एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों की सेवा कर रही थी। क्या दिन, क्या रात, क्या भूख, क्या प्यास, सब कुछ भूलकर वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी। आम्रपाली उस व्यक्ति के साथ जब उसके गांव पहुंची तो सर्वप्रथम उसने वहां की सारी स्थिति देखी, और सबसे ताज्जुब वाली बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति के करीब जाना पसंद ही नहीं कर रहा था। ये देखते ही आम्रपाली ने उस व्यक्ति पर भड़कते हुए कहा, वो लोग बीमार हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनकी सेवा करने जाना होगा, और आप लोग हैं कि उनसे दूर भाग रहे हैं। ऐसे में तो 5 नहीं बल्कि सभी लोग मारे जाएंगे। उस गांव में भी लोगों ने आम्रपाली के कहे अनुसार सभी बीमार व्यक्तियों को एक जगह पर लाकर रख दिया, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए वो सब पीछे हट गए। आम्रपाली अपनी बात खत्म करके बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले उन सभी बीमार लोगों से मिलने के लिए पहुंच गई। आम्रपाली को अपने करीब आता हुआ देखकर वो सभी बीमार लोग उसे वहां से जाने के लिए कहने लगे, देवी आम्रपाली आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आप भी बीमार पड़ जाएंगी। तब आम्रपाली ने उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहा और समझाते हुए कहा, घबराइए मत, हमें कुछ नहीं होगा, और अब हम आ गए हैं ना तो आप लोगों को भी कुछ नहीं होने देंगे। आम्रपाली के आ जाने की वजह से उस गांव के लोगों में भी जान आ गई थी। आम्रपाली को देखकर बाकी के लोग भी बीमार लोगों की सहायता के लिए आगे आने लगे थे। एक तरफ आम्रपाली को किसी भी बात का डर नहीं था, वो तो बस लोगों को ठीक होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ रानी कौशला देवी सम्राट के पास जाने से भी डर रही थी। उसके भाव देखकर राजमाता ने कठोर स्वर में कहा, कल तक तो तुम सम्राट की पहली पत्नी और महल की बड़ी रानी होने का दावा करती फिरती थी, तो आज क्या हुआ? आज अपने ही सम्राट की सेवा करने से पीछे हट रही हो। आज जब अवसर मिला है तो उनकी सेवा करने से तुम डर रही हो। कौशला देवी ने मन में जवाब दिया, लगता है उम्र के साथ साथ इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। जब मौत सामने हो तो हम क्या अच्छे से अच्छा डर जाएगा। लेकिन वो राजमाता से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए धीमे स्वर में मजबूर होकर उसने कहा, ठीक है राजमाता। जैसे ही उसने ये कहा, राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुमने हमारी बात मान ली, हमें खुशी हुई, चलो अब।
इतना कहकर राजमाता उसके कक्ष से निकल गई। कौशला देवी भी उनके पीछे पीछे आने लगी। उसने पीछे पलटकर संदूक के अंदर बैठे त्रिलोक सिंह की तरफ एक झलक देखा और फिर धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकल गई। राजमाता अपने तेज कदमों से आगे आगे चल रही थी, लेकिन कौशला देवी उतने ही धीरे धीरे कदमों से उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो मन में कामना कर रही थी कि कैसे भी करके सम्राट के पास जाने से वो बच जाएं। सम्राट के कक्ष में पहुंचने से पहले राजमाता को मुख्यमंत्री वसुदेव सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर राजमाता का अभिवादन किया। उन्हें देखकर राजमाता भी रुक गई। मुख्यमंत्री वसुदेव ने तुरंत कहा, राजमाता, एक महत्वपूर्ण बात करनी है, यदि आपके पास वक्त हो तो। वसुदेव की बात सुनकर रानी कौशला देवी खुश हो गई। उन्होंने मन में कहा, धन्यवाद वसुदेव जी, आज तो आपने हमें मरने से बचा लिया। लेकिन राजमाता ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, बिंबिसार से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी हमारे लिए कुछ नहीं है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। राजमाता ने इनकार कर दिया था। ये देखकर वापस से रानी कौशला देवी के चेहरे पर खौफ की लकीरें बिछ गई थी। लेकिन वसुदेव ने जोर देते हुए कहा, राजमाता, हमें महामारी से संबंधित उसके उपचार के बारे में बात करनी है। ये सुनकर राजमाता ने कुछ विचार किया और फिर कौशला देवी की तरफ पलट गई। राजमाता को अपनी तरफ निहारते हुए देखकर कौशला देवी ने भी अपने आप को साधारण रखने की कोशिश की। राजमाता ने फिर गंभीर स्वर में कहा, सम्राट का ध्यान रखना। इतना कहकर राजमाता मुख्यमंत्री वसुदेव के साथ चली गई और मौका मिलते ही रानी कौशला देवी भी वापस अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई और कहती हैं, इस बीमारी से मरने से बेहतर है कि हम राजमाता के हाथों से मारे जाएं। लेकिन हम सम्राट के पास तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वहीं राजमाता मुख्यमंत्री वसुदेव के साथ वार्ता भवन में खड़ी थी। मुख्यमंत्री वसुदेव ने उन्हें बताया, राजमाता, इस बीमारी का कोई उपचार नहीं मिल रहा है, लेकिन सुनने में आया है कि आम्रपाली अब दूसरे गांव में जाकर भी लोगों का उपचार कर रही है और उसके बताए हुए उपाय और औषधियां दोनों भी कारगर साबित हो रहे हैं। यदि आप कहें तो सम्राट का उपचार भी हम उनके तरीके से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुदेव की बात सुनकर राजमाता ने पूछा, क्या वो सच में दूसरे गांव में जाकर लोगों का उपचार कर रही है? हाँ राजमाता, और तब तक देखरेख कर रही है जब तक कि लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। वो जिस कबीले में थी उसकी स्थिति अब काफी बेहतर है। उसके बाद अब दूसरे गांव में गई है। वसुदेव की बात सुनकर राजमाता के मन में आम्रपाली के लिए विचार बदलने लगे थे। इससे पहले वो कुछ कहती, मुख्यमंत्री वसुदेव ने कहा, राजमाता, भले ही आम्रपाली एक नगरवधू रही हो, लेकिन जिस प्रकार की निष्ठा और लगन उसने मगध के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति दिखाई है, इतनी हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। यहाँ हमारी और आपकी कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं और वहाँ आम्रपाली के छोटे छोटे उपाय लोगों को ठीक कर रहे हैं। वो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर लोगों को ठीक कर रही है। मुख्यमंत्री वसुदेव आम्रपाली की तारीफें कर रहे थे, लेकिन इस बार राजमाता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं हो रही थी। तब कहते कहते मुख्यमंत्री वसुदेव ने कहा, अब तो हमें यकीन हो गया है कि आपने सम्राट का विवाह उनके साथ करने का जो निर्णय लिया है वो सर्वथा उचित है। जैसे ही वसुदेव ने ये कहा, राजमाता ने उनकी तरफ देखा। क्या राजमाता के मन में आम्रपाली के लिए भावनाएं बदल जाएंगी? क्या सम्राट ठीक हो पाएंगे?